लास्ट लेक्चर पर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया था। चैप्टर में दो पार्ट हैं, एक प्लांट ग्रोथ है और दूसरा प्लांट हार्मोन है। तो ग्रोथ वाला कंप्लीट हो गया है, हार्मोन वाला आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, हेडिंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन। जो पहले लिख रहे हैं उसे लिख लीजिए, फिर एक्सप्लेन करते हैं। देखिए लिखा क्या है कि कोई भी प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन होगा तो वो स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल होगा। अब अलग अलग केमिकल होंगे तो ये आपको याद करना है कि वो मॉलिक्यूल कौन होगा। तो वो इंडोल कंपाउंड के फॉर्म में हो सकता है, वो एडेनिन या प्यूरिन डेरिवेटिव हो सकता है, वो कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव हो सकता है, वो टर्पीन हो सकता है, वो गैस हो सकती है। सबका अपना अपना एग्जाम्पल है। ये मैचिंग में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। जैसे इंडोल कंपाउंड में इंडोल 3 एस्टिक एसिड या शॉर्ट फॉर्म में IAA या इसी को ऑक्जिन कहते हैं। इसी तरीके से अगर एडेनिन डेरिवेटिव कहे या प्यूरिन डेरिवेटिव कहे तो आंसर देंगे N फॉस्फोराइल एमिनो प्यूरिन या इसी का दूसरा नाम काइनेटिन या क्या कह सकते हो साइटोकाइनिन। इसी तरीके से कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव में एब्सिसिक एसिड या शॉर्ट फॉर्म में ABA है और टर्पीन में जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन या GA3 है और गैस के नाम पर इथाइलिन है। तो ओवरव्यू ये है कि किसी भी पर्टिकुलर प्लांट में जो प्लांट के ग्रोथ को इफेक्ट करते होंगे वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होंगे और वो रेगुलेटर कई अलग अलग केमिकल के बने होंगे। जैसे कोई इंडोल कंपाउंड का बना होगा, कोई एडेनिन डेरिवेटिव होगा, कोई कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव होगा, कोई टर्पीन होगा और कोई गैस होगा। तो कुल 5 ग्रुप ऑफ हार्मोन हम लोगों के पास हैं। मेन सवाल यह है कि ये ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। तो जब कभी कोई ग्रोथ को प्रभावित करेगा तो उसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो ग्रोथ को प्रमोट करेगा या तो ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। तो दो कैटेगरी में हार्मोन को बांट दिया गया है, या तो ग्रोथ प्रमोटिंग होंगे या तो ग्रोथ इनहिबिटिंग होंगे। ग्रोथ प्रमोटिंग का मतलब ऐसा कोई भी हार्मोन जो ग्रोथ करवाए। अब ग्रोथ कैसे करवाएगा? तो या तो सेल का डिवीजन करवाएगा या तो साइटोकाइनेसिस करवाएगा, मतलब कुछ बनवाएगा, तभी क्या होगी? ग्रोथ होगी। और ऐसा कोई भी हार्मोन जो ग्रोथ को इनहिबिट करे। तो सवाल ये है कि कोई ग्रोथ को क्यों इनहिबिट करेगा, इनहिबिट करने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? तो देखो क्या आवश्यकता है। मान लेते हैं कि परिस्थितियां एडवर्स हो गई हैं और कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, पानी की कमी मान लेते हो गई है। तो अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो जान बचाना जरूरी है कि ग्रोथ करना जरूरी है? तो उस समय जान पौधा अपना बचाएगा, जब चीजें अच्छी हो जाएंगी तो फिर से ग्रोथ करेंगे। तो अगर कोई एडवर्स कंडीशन हो गई है तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी या जो भी एनर्जी है उसको जान बचाने में लगाया जाए, ना कि ग्रोथ करने में लगाया जाए। तो दोनों का अपना पर्पज है। सब कुछ बढ़िया है, अच्छे से ग्रोथ करिए। कंडीशन एडवर्स हो गई है तो ग्रोथ ना करिए। जैसे पानी की कमी हो गई तो स्टोमेटा बंद कर दीजिए। अब आप स्टोमेटा अगर बंद कर दोगे तो क्या बाहर से CO2 आएगी? नहीं आएगी। तो क्या फोटोसिंथेसिस घट जाएगी? पक्का घट जाएगी। और फोटोसिंथेसिस घटेगी तो ग्रोथ घट जाएगी। तो हर चीज का एक महत्व है। हमारे किसी पर्टिकुलर प्लांट में जितने भी हार्मोन पाए जाएंगे उसमें से दो कैटेगरी के हैं,
एक कैटेगरी वो है जो ग्रोथ बढ़ाएगी और दूसरी कैटेगरी वो है जो ग्रोथ घटाएगी। जो बढ़ाएंगे वो सेल डिवीजन कराएंगे, सेल ग्रोथ कराएंगे, सेल इनलार्जमेंट कराएंगे, पैटर्न फॉर्मेशन कराएंगे, फ्लावरिंग कराएंगे, फ्रूट बनवाएंगे, ये सब होगा, सीड बनवाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग भी होंगे जो ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी, जैसे सीड की डायमेंसी। अब सीड की डायमेंसी इस नाते की गई है कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि अभी ग्रोथ हो नहीं सकती। जैसे गेहूं की फसल मई जून में कट के तैयार हुई, तो अगर मई जून में गेहूं तैयार हुआ है और उसी समय सीड को बोया जाए तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि उस समय का टेम्परेचर इतना हाई है, उसमें गेहूं का पौधा जिंदा ही नहीं बचेगा। तो क्या करना चाहिए, सीड की डायमेंसी कर देनी चाहिए। 4-5 महीने बाद जब परिस्थितियां अच्छी होंगी तब गेहूं बोया जाएगा। तो डायमेंसी भी जरूरी है। तो सीड की डायमेंसी करना या एब्सेशन करना या स्टोमेटा बंद कर लेना, ये किस में आएगा, ये ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी में आएगा। और सेल डिवीजन कराना, सेल इनलार्जमेंट कराना, फ्लावरिंग कराना, फ्रूटिंग कराना, ये सब किस में आएगा, ग्रोथ प्रमोटिंग में आएगा। तो यहाँ जितने हार्मोन हैं इसमें से ऑक्जिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी में आते हैं, जबकि जो एब्सिसिक एसिड है ये इनहिबिटिंग एक्टिविटी में आता है। इसका बहुत बढ़िया है इथाइलिन, ये दोनों में आता है। लेकिन अगर दोनों में आता है तो चूज करना पड़ेगा, तो ये ज्यादातर किस में आएगा, इनहिबिटिंग में आएगा। देखो ऐसे ही लिख रखा है। जो पीजीआर हैं वो दो कैटेगरी में है, एक है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और एक है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ऐसे लोग जो ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी में शामिल होंगे, जैसे सेल डिवीजन कराएंगे, इनलार्जमेंट कराएंगे, पैटर्न फॉर्मेशन कराएंगे, ट्रॉपिक ग्रोथ, वो जैसे फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक होता है, फ्लावरिंग कराएंगे, फ्रूटिंग कराएंगे, सीड बनवाएंगे, ये सारी घटनाएं ग्रोथ प्रमोटिंग में है। और प्रमोटर में 3 लोग आएंगे, ऑक्जिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। लेकिन प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर भी हैं, ये वो लोग हैं जो ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी में शामिल होंगे, जैसे डायमेंसी कराएंगे, एब्सेशन कराएंगे, या रोल ऑफ प्लांट टू रिस्पॉन्ड टू किसी भी वुंड या स्ट्रेस, या चाहे वो बायोटिक स्ट्रेस हो चाहे वो एबायोटिक। जैसे एबीए इसमें मेन है, इथाइलिन मैंने इसी में लिखा है। क्यों, इथाइलिन प्रमोटर भी है और इनहिबिटर है, लेकिन मेनली क्या है, इनहिबिटर है। इसी नाते अगर एग्जाम्पल लिखना है तो इथाइलिन किस में लिखोगे, ग्रोथ इनहिबिटर में। इतना और लिख लो। चलिए एनसीईआरटी ओपन करिए। छूट गया, चलो आएंगे फिर लिख लेना, अभी लिख लेना। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, अंडरलाइन करो, स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ डाइवर्स केमिकल। जैसे पहला तो 1 नंबर ये इंडोल कंपाउंड होंगे, जैसे इंडोल 3 एस्टिक एसिड या IAA। ये एडेनिन या प्यूरिन डेरिवेटिव होंगे, एन फरफुराइल एमिनोप्यूरिन, और इसी का दूसरा नाम काइनेटिन। ये कैरोटिनॉइड के डेरिवेटिव हो सकते हैं, जैसे एब्सिसिक एसिड या ABA, टर्पेन हो सकते हैं जिबरेलिक एसिड, और गैस हो सकते हैं इथाइलिन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर वेरियसली डिस्क्राइब एज, या तो प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस कहो, या प्लांट हार्मोन कहो, या फाइटो हार्मोन कहो। PGR कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन। क्या, एक ऐसा ग्रुप है जो इन्वॉल्व है किसमें, ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी, जैसे चाहे सेल डिवीजन कराओ, चाहे सेल इनलार्जमेंट कराओ, चाहे पैटर्न फॉर्मेशन कराओ, चाहे ट्रॉपिक ग्रोथ कराओ, चाहे फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, इन सब को कहेंगे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। और इसमें ऑक्जिन भी आएगा, जिबरेलिन भी आएगा और साइटोकाइनिन। लेकिन जो दूसरा PGR ग्रुप है उसका इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, तो लिखा है प्लांट रिस्पांस टू वुंड या स्ट्रेस। कोई एडवर्स कंडीशन अगर पौधे के सामने खड़ी हो गई तो पौधे का जो भी रिस्पांस होगा उसमें इन्वॉल्व होंगे। अब वो समस्या चाहे बायोटिक ओरिजिन की हो चाहे एबायोटिक। बायोटिक का मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की समस्या है, और एबायोटिक का मतलब एनवायरनमेंट, लाइट, वाटर, टेम्परेचर की है। इनका इन्वॉल्वमेंट किसमें है, तो कहोगे ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी में है। जैसे में देखो डायमेंसी है,
जैसे एब्सिशन है। पीजीआर एब्सिसिक एसिड इसी ग्रुप में आएगा। अब आता है गैसियस पीजीआर, कौन सा? इथाइलिन। कह रहा वो फिट हो जाएगा दोनों कैटेगरी में, लेकिन ये ज्यादातर क्या है? तो आंसर क्या देंगे? इनहिबिटर है। हेडिंग डालिए, डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। पहले 2-3 बातें सुन लीजिए, अभी वहां स्लाइड तक जाएंगे, लिख लीजिएगा। चाहे किसी की भी डिस्कवरी पढ़ें, जैसे यहाँ ये ऑक्जिन की डिस्कवरी है, ये जिब्रेलिन की है, ये आगे बढ़ेंगे तो साइटोकाइनिन की है, ये एब्सिसिक एसिड की है और ये इथाइलिन की है। किसी की भी डिस्कवरी अगर हम पढ़ेंगे तो एक बात समझ में आएगी, क्या? कि वास्तव में प्लांट की डिस्कवरी नहीं की जा रही थी, काम कुछ और हो रहा था, एक्सपेरिमेंट कोई और हो रहा था, रिजल्ट कुछ और मिल गया। इसका मतलब यह है कि जितने भी हार्मोन खोजे गए हैं वो सब एक्सीडेंटली खोजे गए हैं, खोज नहीं रहे थे, खोज कुछ और रहे थे। हाथ में ऑक्जिन आ गया या जिब्रेलिन आ गया या साइटोकाइनिन आ गया, तो सारे जितने भी प्लांट हार्मोन की खोज हुई है वो कैसी होती है? एक्सीडेंटल होती है। अच्छा, एनसीईआरटी ने क्या किया? यहाँ से लिखना शुरू किया और सब लिखते चले गए हैं, बस एक काम किए, पैराग्राफ अलग अलग कर दिए हैं, लेकिन आप अलग अलग हेडिंग डाल के पढ़ेंगे। तो इसके अंदर पहली हेडिंग डालें, डिस्कवरी ऑफ ऑक्जिन। इसके अंदर पहली हेडिंग डालें, डिस्कवरी ऑफ ऑक्जिन। डिस्कवरी ऑफ ऑक्जिन। ठीक है, अब जो लिख रहा हूं उसे लिख लीजिए। फिर पहला सवाल ये है कि ऑक्जिन की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की? तो कहोगे चार्ल्स डार्विन और उनके ही सन, कौन? फ्रांसिस डार्विन। डिस्कवरी की जगह शब्द अगर आइसोलेट आ जाएगा तो आंसर बदल जाएगा, FW वेंट हो जाएगा। तो आइसोलेट कहेगा तो कुछ और लगाना और डिस्कवरी कहेगा तो कुछ और लगाना। अब हुआ था एक्सपेरिमेंट, पहले आप समझ लीजिए, फिर कैसे डिस्कवरी होगी अपने आप समझ में आ जाएगा। तो एक पर्टिकुलर प्लांट है जिसका नाम कैनेरी ग्रास है। अभी आगे हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो दो चीजें बनती हैं, एक बनता है प्लम्यूल, एक बनता है रेडिकल। प्लम्यूल का भविष्य होता है कि स्टेम बनाना, रेडिकल का भविष्य होता है रूट बनाना। लेकिन प्लम्यूल के ऊपर भी और रेडिकल के ऊपर एक सीथ पाई जाती है। प्लम्यूल के ऊपर जो पाई जाती है उसको कहते हैं क्या? कोलियोप्टाइल, और रेडिकल के ऊपर जो पाई जाती है उसे कोलियोराइजा कहते हैं। तो ये जो चार शब्द हैं ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के हैं कि प्लम्यूल होगा, रेडिकल होगा। जैसे मान लेते हैं ये सीड का जर्मिनेट हुआ तो ये निकल गया प्लम्यूल, ये निकल गया रेडिकल। इस प्लम्यूल के ऊपर भी कुछ चढ़ा होगा और इस रेडिकल के ऊपर भी कुछ होगा। प्लम्यूल के ऊपर वाले को कहते हैं कोलियोप्टाइल और रेडिकल के ऊपर वाले को कहते हैं कोलियोराइजा। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम लोग पढ़ेंगे। तो कोई पर्टिकुलर प्लांट है, इसका नाम कैनेरी ग्रास है, और इसका सीड का जर्मिनेशन हुआ और जो अंकुर निकल के आते हैं, आप चने भिगो देते हैं फिर वो अंकुरित हो जाते हैं, तो जो अंकुर बाहर के निकल के आया वही वास्तव में क्या है? कहोगे कोलियोप्टाइल है। तो कोलियोप्टाइल ये मान लेते हैं उस पर्टिकुलर सीड का अंकुर है, जिसको हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। अब ये कोलियोप्टाइल है और इन्होंने इसके ऊपर एक तरफ से लाइट डाला। जैसे मान लेते हैं ये कोलियोप्टाइल है, इधर से लाइट डाला, तो अब एक तरफ से लाइट डाली जाती है तो इसको कहते हैं यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन। और अगर सब तरफ से लाइट जाए तो यूनिलेटरल नहीं कहेंगे। ये है कोलियोप्टाइल और कोलियोप्टाइल पर एक तरफ से लाइट डाली गई और एक्सपेरिमेंट सेटअप कर दिए। तो 2-4-6 दिन बाद देखे कि जो टिप ऑफ कोलियोप्टाइल है वो लाइट की तरफ बेंड कर गई। तो ये है कोलियोप्टाइल, ये है टिप ऑफ कोलियोप्टाइल, ये इधर से लाइट आ रही है। कुछ दिनों बाद इन्होंने देखा कि जो टिप है, या कुछ समय बाद देखा
कि टिप इधर की तरफ क्या कर गई, बेंड कर गई। फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट छोड़ दिया, दूसरा लिया, तो दूसरा कोलियोप्टाइल लिया और लाइट इधर लगा दिए, लाइट इधर लगा दिए तो ये टिप इधर की तरफ घूम गया। तो एक बात समझ में आ गई क्या, कि जो टिप ऑफ कोलियोप्टाइल है वो लाइट को फॉलो कर रहा है, जिधर लाइट है उधर जा रहा है। जब लाइट इधर लगा रहे हैं तो इधर बेंड कर जाता है, और लाइट जब उधर लगाते हैं तो उधर बेंड कर जाता है। तो कुछ इनका दिमाग ठनक रहा है कि लाइट का टिप ऑफ कोलियोप्टाइल की बेंडिंग में कोई रिलेशन है जरूर। ये पहली जो बात है। समय चलता रहा, एक्सपेरिमेंट करते रहे, बाद में इनको पता चला कि जो ये टिप ऑफ कोलियोप्टाइल है यहां से कोई एक मटेरियल निकलता है जो दूर जाके काम करता है। ऐसा कोई भी मटेरियल जो यहां से निकले कहीं और जाके काम करे उसको कहते हैं ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस। और कहा इसी मटेरियल ने क्या कराया है, बेंडिंग कराई है। फिर से सुनते हैं, डार्विन और उनके सन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक पौधा है उसका नाम कैनेरी ग्रास है, उसके सीड का जर्मिनेशन कराइए, उस पे बनेगा कोलियोप्टाइल, उसके ऊपर लाइट का एक्सपोजर करिए। तो जिधर लाइट रख रहे थे उधर की तरफ वो मुड़ जाता था, इधर लाइट रखे तो इधर मुड़ गया और इधर लाइट रखे तो इधर मुड़ गया। तो इनका दिमाग में बात आई कि लाइट से कुछ न कुछ इसका संबंध है। एक्सपेरिमेंट करते रहे, पता करते रहे, तो बाद में पता चला कि जो टिप ऑफ कोलियोप्टाइल है वहाँ कोई मटेरियल बनता है और जो जाकर के दूर काम करता है, और उसी से क्या होती है, बेंडिंग। अब बेंडिंग हो कैसे गए जरा समझिए। तो होता क्या है कि जिधर से लाइट आती है उसके अपोजिट वो मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, जिधर से लाइट आएगी उसके अपोजिट वो मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, और जिधर वो मटेरियल इकट्ठा होगा उधर सेल की ग्रोथ ज्यादा होगी, और जिधर मटेरियल इकट्ठा नहीं होगा उधर सेल की ग्रोथ कम होगी। अब इधर की अगर सेल ज्यादा बड़ी होंगी तो इधर क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। तो ओवरऑल जो बात समझ में आई है क्या, कि किसी पर्टिकुलर प्लांट का जो कोलियोप्टाइल है वो लाइट की तरफ झुक जाता है। लाइट की तरफ झुक जाना या लाइट की तरफ मुड़ जाना या लाइट की तरफ मूव कर जाने को कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। लाइट जैसे सूरजमुखी का फूल होता है ऐसे घूमता रहता है, सनलाइट को फॉलो करता है, इसको कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। तो यहाँ कौन सी घटना हुई है, फोटोट्रॉपिज्म हुई है। उसके पीछे क्या है, कोई ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस है और वही क्या करा रहा है, बेंडिंग। बाद में डिस्कवरी में पता चला कि जिसको ये ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस कह रहे हैं वास्तव में क्या है, ऑक्जिन। अब इस ऑक्जिन को निकाल के किसने दिखाया, तो साइंटिस्ट बदल गए। कौन, FW येंट। इन्होंने सबसे पहले आइसोलेट किया ऑक्जिन को, कहां से, तो वही टिप ऑफ कोलियोप्टाइल से, बस बदल दिया है। यहाँ कोलियोप्टाइल किसका था, कैनेरी ग्रास का था, और यहाँ कोलियोप्टाइल किसका है, तो ओट सीडलिंग, जो अंकुर निकला किसका है, ओट। और ओट का बोटेनिकल नेम क्या है, एविना सेटाइवा। बोटेनिकल नेम क्या है, एविना सेटाइवा। इसी नाते इस कल्चर का नाम क्या है, एविना कल्चर। ये आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे बहुत बार पूछा गया है। एविना कल्चर किस हार्मोन की डिस्कवरी से जुड़ा है, तो आंसर क्या देंगे, ऑक्जिन। कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ध्यान से सुनेंगे। जिधर लाइट है अगर कोई उधर मूव कर रहा है तो इस घटना को फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। लाइट अगर इधर से आ रही है तो ऑक्जिन इधर इकट्ठा हो जाएगा और इधर की सेल ज्यादा बड़ी होंगी और इधर क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। और लाइट अगर इधर है तो ऑक्जिन इधर इकट्ठा हो जाएगा और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। आप ध्यान से सुनेंगे कि जब कभी सीड का जर्मिनेशन होता है तो उसमें दो चीजें बनेंगी, एक बनेगा प्लम्यूल, एक बनेगा रेडिकल। प्लम्यूल को भविष्य में क्या बनाना है, स्टेम, तो उसको मिट्टी के ऊपर निकलना चाहिए, और रेडिकल को क्या बनाना है, रूट, उसको मिट्टी में नीचे जाना चाहिए। तो जो प्लम्यूल और रेडिकल है उनका मूवमेंट भी बड़ा स्पेशल है। देखें, ये मान लेते हैं सीड का जर्मिनेशन हो रहा है, ये सूट टिप है, ये ऊपर की तरफ बेंड करता है, जबकि ये रूट टिप है ये नीचे की तरफ बेंड करती है। ये ऊपर की तरफ बेंड करता है, इसका मतलब निगेटिव जियोट्रॉपिक, ये नीचे की तरफ बेंड करता है, इसका मतलब पॉजिटिव। जो ग्रेविटी की तरफ जाए वो पॉजिटिव और जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाए वो निगेटिव। ये दोनों घटनाएं कौन कराता है, ऑक्जिन। तो ऑक्जिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, ट्रॉपिक मूवमेंट। अब ट्रॉपिक मूवमेंट चाहे लाइट से हो तो क्या कहोगे, फोटोट्रॉपिक, और अगर ग्रेविटी से होगा तो जियोट्रॉपिक। तो ये लिख लो, जरा बढ़ा लो बेटा।
लिख लिया। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसके ऑब्जर्वेशन से हुई? चार्ल्स डार्विन और उनके सन फ्रांसिस डार्विन। ऑब्जर्वेशन किस पर था? कोलियोप्टाइल। पौधा कौन सा था? कैनेरी ग्रास। हुआ क्या था? बेंड कर गया था किधर की तरफ? लाइट। कब? तो ये टिक कर लो, कब। यहाँ क्या लिखा है? यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन का मतलब एक दिशा से, और इस घटना को क्या कहते हो? फोटोट्रॉपिज्म। ये है टिप ऑफ कोलियोप्टाइल और ये उधर की तरफ बेंड कर गया, क्योंकि यहाँ क्या प्रोड्यूस हुआ? ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस, वही क्या कराएगा? बेंडिंग। पता चला ये बाद में क्या है? ऑक्सीजन। FW वेंट ने आइसोलेट किया ऑक्सीजन कहाँ से? तो आंसर देंगे टिप ऑफ कोलियोप्टाइल। बस किसका था? ओट के सीडलिंग। और ओट क्या है? एविना सेटाइवा है। इसके एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं? एविना कल्चर। ये पूछा गया सवाल है, एविना कल्चर किसकी डिस्कवरी से जुड़ा मसला है? बोले एनसीईआरटी। कह रहे जितनी भी डिस्कवरी हुई है पीजीआर की वो सब क्या हैं? एक्सीडेंटल हैं। सभी में से शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किसका? चार्ल्स डार्विन का और उनके फ्रांसिस डार्विन का। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? तो देखो, कोलियोप्टाइल ऑफ कैनेरी ग्रास रेस्पॉन्ड करता है किसको? यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन, और ग्रो कर जाता है उधर की, जिधर की तरफ क्या है? लाइट का सोर्स। और इस घटना को क्या कहते हो? फोटोट्रॉपिज्म। करा लिखा है आफ्टर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इज वाज कंक्लूडेड दैट, क्या? टिप ऑफ कोलियोप्टाइल ये जगह है किसकी? ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस। और यही क्या कराता है? बेंडिंग ऑफ एंटायर कोलियोप्टाइल। फिर बाद में पता चला वो है क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आइसोलेटेड बाय FW वेंट कहाँ से? टिप किसके? कोलियोप्टाइल किसका? ओट की सीडलिंग का। एक पॉइंट यहां लिखा है, एक्सपेरिमेंट बताता है कि टिप ऑफ कोलियोप्टाइल इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ये लाइन यहां होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। टिप ऑफ कोलियोप्टाइल इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। फिर हेडिंग डालिए डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन। डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन। यहां सिर्फ 2 लाइनें रटनी है आपको, यहां समझना कम है। पता चला कि डार्विन सीडलिंग जो अंकुरित होता है, अंकुर, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनके हाथ में ऑक्सीजन लग गया है। तो कहा लाओ ऐसा एक्सपेरिमेंट कुछ और भी किया जाए। तो साइंटिस्ट बदले तो प्लांट बदल गया। साइंटिस्ट का नाम क्या है? इकुरु सोवा। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है किस पर किया है? इन्होंने राइस सीडलिंग पे किया है। जो धान है उसका जो अंकुर निकलता उस पे किया है। तो उस पे एक्सपेरिमेंट इनका क्या था? तो उसमें एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है बकाने डिजीज या फुलिस राइस, फुलिस सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस। तो ये बकाने जो डिजीज है इसके पीछे एक फंगस है जिसका नाम जिब्रेला फ्यूजी कोराई है। तो जिब्रेला फ्यूजी कोराई एक फंजाई है जिससे राइस की सीडलिंग में एक बीमारी होती है जिसको बकाने डिजीज कहते हैं। इन्होंने पता क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा राइस का सीडलिंग लिया जिसमें बीमारी नहीं थी और फंगस लिया और उसको निचोड़ दिया। निचोड़ने के बाद जो भी 1-2 बूंद निकला वो उसी सीडलिंग पर डाल दिए। तो देखे बीमारी हो गई। तो पता चला कि फंगाई का जो फिल्ट्रेट होता है उसमें कोई केमिकल है, उसी केमिकल का नाम रखना पड़ा जिब्रेलिक एसिड। क्यों? फंजाई का नाम क्या है? जिब्रेला फ्यूजी कोराई। फिर से सुनते हैं। राइस की सीडलिंग में एक बीमारी होती है जिसका नाम बकाने डिजीज या फुलिस सीडलिंग डिजीज।
पता चला इसके लिए एक फंगस जिम्मेदार है, उसका नाम क्या है, जिब्रेला फ्यूजिकुराई। ये तो फैक्ट है। अब एक्सपेरिमेंट सुने क्या है। राइस सीडलिंग लिया और उसके ऊपर फंजाई का एक्सट्रैक्ट डाल दिया। फंजाई ले लीजिए, उसको पीस लीजिए, उसको छान लीजिए। तो छानेंगे तो फिल्ट्रेट मिलेगा, फिल्ट्रेट की 1-2 बूंद उस पर डाल दीजिए। और जब 1-2 बूंद उस पर डाल दिया तो देखा उसमें बीमारी हो गई। इसका मतलब जिस केमिकल से वो बीमारी होती है वो उसी फिल्ट्रेट में है। तो उस केमिकल को खोजने लगे तो एक केमिकल मिला। कहा नाम क्या रखा जाए, तो कहा नाम रख देते इसका जिब्रेलिक एसिड। क्यों? क्योंकि खोजा किससे गया है, जिब्रेला फ्यूजिकुराई। देखो यही एनसीईआरटी में लिखा और यही आपको फ्लो चार्ट में मिलेगा। बीमारी कौन सी है, पकाने या पुलिस सीडलिंग किसकी है, राइस की सीडलिंग। कौन करता है, फंजाई करती है। नाम क्या है, जिब्रेला फ्यूजिकुराई। वैज्ञानिक कौन से, ई कुरोसोवा 1926। इन्होंने ही कहा कि सिम्पटम आ जाएंगे बीमारी के। कब? तो कब देखो लिखा है, कहा है स्टेराइल फिल्ट्रेट ले लो, किसका, फंगस का, और उसी के ऊपर डाल दो। तो पता चला कि एक्टिव सब्सटेंस पाया जाता है। तो उसका नाम क्या रखना पड़ेगा, तो उसका नाम रखना पड़ेगा जिब्रेलिक एसिड। जैसे लिखा है ऐसे लिख लीजिए। सिर्फ 2 लाइनें हैं, बकाने डिजीज या फुलिस सीडलिंग डिजीज कौन करता है, तो कहोगे फंजाई करती है, और फंजाई का नाम जिब्रेला फ्यूजिकुराई। वैज्ञानिक का नाम ई कुरोसोवा। कब? 1926। इन्होंने बताया कि सिम्पटम आ जाएंगे उसी डिजीज के। कब? जब उसको ट्रीट कर दोगे स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ फंगस। पता चला उसी में क्या है, एक्टिव सब्सटेंस, जिसका नाम रखना क्या पड़ा, जिब्रेलिक एसिड रखना पड़ा। जरा इधर देख लो, शुरू करें। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई प्लांट है, मान लेते हैं ये टोबैको प्लांट है। किसी भी प्लांट के स्टेम की खास बात ये होती है कि जहां से पत्तियां निकली होती हैं या ब्रांचेज निकली होती हैं, इसको कहते हैं नोड। तो ये भी एक नोड होगा, यहां से पत्तियां और ब्रांचेज निकलेंगी। तो इस जगह का नाम क्या होगा, इस जगह का नाम इंटरनोड। ये मान लेते हैं कि इंटरनोड है। इसका कोई टुकड़ा ले लिया जाए और उसका इस्तेमाल किया जाए टिश्यू कल्चर में। जब टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल करोगे तो करते क्या हैं, तो एक कंटेनर लेते हैं या एक प्लेट लेते हैं और उसमें न्यूट्रिएंट मीडियम रख देते हैं। ये न्यूट्रिएंट मीडियम है। लिखो नहीं अभी। और इस न्यूट्रिएंट मीडियम की खास बात है कि यहीं पर इस पर्टिकुलर इंटरनोड के हिस्से को छोटा सा टुकड़ा ला करके यहां रख देते हैं। इसमें 2, 4, 6, 10, 20 सेल होंगी ही। धीरे धीरे सेल का डिवीजन होगा और जो यहाँ स्ट्रक्चर बनता है इसको कैलस कहते हैं। कल ही हम लोग बताए थे। तो एनसीईआरटी में लिखा कैसे है कि वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तंबाकू के पौधे के स्टेम के इंटरनोड से टिश्यू कल्चर के द्वारा तंबाकू का पूरा प्लांट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस कड़ी में बनता क्या है, कैलस बनेगा, उसी से फिर प्लांटलेट बनेंगे, टिश्यू कल्चर हो जाएगा। अब सवाल है न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या मिलाया जाएगा। तो वैज्ञानिकों को पहले से पता था कि न्यूट्रिएंट मीडियम में ऑक्सिन मिलाया जाता है, हार्मोन मिलाया जाता है। ऑक्सिन मिलाते थे, कैलस का फॉर्मेशन होता था लेकिन बहुत स्लो हो रहा था। एक्सपेरिमेंट चल रहा था, एक्सपेरिमेंट चलते चलते बेचारे परेशान हो गए। तो कहे नारियल पानी मंगाओ, तो नारियल पानी पिए, थोड़ा बच गया।
थोड़ा इसी में डाल दिए, इसी न्यूट्रिएंट मीडियम में। जब नारियल पानी, कोकोनट मिल्क इसमें डाल दिए तो देखे कि कैलस का फॉर्मेशन की स्पीड क्या कर गई, बढ़ गई। अब इनका दिमाग ठनक गया कि इसका मतलब है कि नारियल के पानी में कुछ ना कुछ है जो सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा होगा। तो फिर अब अगले दिन जानबूझ के नारियल का पानी मंगाया गया, पिया नहीं गया, इसी में केवल डाला गया। फिर अगले दिन अलग अलग चीजें डाल डाल के देखने लगे। फिर एक दिन क्या किए, तो जो मक्का, कच्चा मक्का होता है, बिल्कुल कच्चा मक्का, जिसको दूधिया मक्का कहते हैं, तो उसको अगर आप प्रेस करेंगे मक्के के दाने को तो अंदर व्हाइटिश मिल्क जैसा निकलेगा। उसको कहते हैं कॉर्न कर्नल। कच्ची गरी को भी क्या कहते हैं, कोकोनट कर्नल कहते हैं। और व्हीट में भी कर्नल होता है तो उसको व्हीट कर्नल कहते हैं। तो जो मक्का है, मक्के का जो एक दाना है, उसके अंदर जो दूधिया कलर का व्हाइट व्हाइट मिल्किश मटेरियल है, उसको कॉर्न कर्नल कहते हैं। तो कॉर्न कर्नल को यहाँ डाला तो भी बड़ा खुश हो गया। एक्सपेरिमेंट क्या किया, बढ़ गया कैलस का फॉर्मेशन। तो यहाँ कई चीजें मिलाएं, किसी दूसरे पौधे का जो एक्सट्रैक्ट था वेस्कुलर, उसको यहाँ डाले, उससे बढ़ गया। ईस्ट का एक्सट्रैक्ट यहाँ डाले तो भी बढ़ गया। तो इनको जो बात समझ में आई क्या, कि टिश्यू कल्चर में कैलस फॉर्मेशन को अगर बढ़ावा देना है तो आक्जिन के साथ कुछ और मिलाओ और कुछ और ऐसी चीज मिलाओ जो सेल डिवीजन को बढ़ावा दे। तो पता चला कि वो सेल डिवीजन को बढ़ावा देने वाले सब्सटेंस कहाँ मिले, तो नारियल के पानी में मिले, कोकोनट मिल्क में, कॉर्न के कर्नल में मिले, ईस्ट के एक्सट्रैक्ट में मिले, या वेस्कुलर प्लांट के एक्सट्रैक्ट में मिले। कहा इन सब में कोई ना कोई ऐसा केमिकल है जो सेल डिवीजन को क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। तो जो सेल डिवीजन को बढ़ाएगा उसका नाम क्या रखोगे, या जो साइटोकाइनेसिस को बढ़ाएगा उसका नाम क्या रखोगे, तो उसका नाम साइटोकाइनिन रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ये वाला लिखो, साइंटिस्ट का नाम एफ स्कोग। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, कहोगे कैलस का फॉर्मेशन अमोट हो जाता है क्या ऐड करने में, तो आक्जिन के साथ कई चीजें ऐड कर दी गई, जैसे एक्सट्रैक्ट ऑफ, ये ऐसे लिखा है मिलर इट अल, हाँ ईटी अलग है, एल अलग है, कैसा कैसा नाम रख देते हैं। तो न्यूट्रिएंट मीडियम में आक्जिन के साथ क्या मिलाया गया, एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर प्लांट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क और डीएनए। इसमें कोकोनट मिल्क याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कोकोनट मिल्क में क्या होता है, साइटोकाइनिन होता है। क्या क्या था, टोबैको प्लांट लिया, उसका इंटरनोड लिया और उसको यूज किया एज ए एक्स प्लांट, तो टिश्यू कल्चर में कैलस फॉर्मेशन होगा ही। बस बाद में साइंटिस्ट कौन आए, मिलर इट आल 1955 में, इन्होंने आइडेंटिफाई भी किया और इन्होंने क्रिस्टलाइज भी किया उस मटेरियल को जो साइटोकाइनेसिस को प्रमोट कर रहा था, और उसका नाम क्या दिया, काइनेटिन। तो जो काइनेटिन है वही वास्तव में क्या है, साइटोकाइनिन है। तो कोकोनट का मिल्क हो या कॉर्न का कर्नल हो या डीएनए हो या कई सब चीजें हैं, इन सब में क्या मिलेगा, तो आंसर देंगे साइटोकाइनिन हार्मोन मिलेगा। अगला कौन सा हार्मोन, एबीए। इसमें तो शुद्ध रूप से केवल रटना है। 1960 का दशक है और अलग अलग वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, तो अलग अलग वैज्ञानिकों को अलग अलग केमिकल मिले। लिखा है 3 इंडिपेंडेंट रिसर्च, तो क्या मिले, 3 इनहिबिटर। एक ने नाम इनहिबिटर बी दिया, एक ने नाम एब्सिशन सेकंड दिया, एक ने नाम डार्विन दिया। बाद में जब तीनों लोग मिले तो पता चला कि जो खोजे गए हैं उन सब का केमिकल क्या है, एक है, तो एक नाम रख दो, क्या, एब्सिसिक एसिड या एबीए रख दो। ठीक है भाई, इतने कहानी इसमें कुछ है नहीं, लिख लो जैसे लिखा है। इनका भी सुन लेते भी लिख लीजिए। एक वैज्ञानिक हैं एच कुजाइन, ध्यान से सुनिएगा, एच, अरे चाहे जो रख लो इनका नाम। इनकी पत्नी ने कहा कि जाओ कच्चे केले ले आओ, सब्जी बनाएंगे, और संतरे ले आना, संतरे खाएंगे। ये लाए कच्चे केले और पक्के संतरे और एक साथ रख दिए।
ये देखो शुरू में ही बताया गया है कि सारे एक्सीडेंटल खोज हुई ना, तो सारी कहानी सही है। ये गए मार्केट, सब्जी बनाने के लिए कच्चे केले लाए और खाने के लिए पके संतरे लाए और एक साथ रख दिए। सब्जी सुबह बननी थी, शाम को लेके आए, सुबह तक केले पक गए, सुबह तक केले पक गए। तो इनको समझ में आया कि पके हुए संतरों का कच्चे केले के पकाने में कोई ना कोई रोल है। पता चला वहां से गैस निकल रही जिसका नाम क्या है, इथाइलिन है। बेचारा अगले दिन फिर गए, कच्चे केले लाए, पके संतरे लाए और अलग अलग रखे, तो केले कच्चे थे, कच्चे रहे, सुबह सब्जी बनी। इसका मतलब क्या है, जब कच्चे केलों को पके संतरों के साथ रखोगे तो केले पक गए, और जब अलग अलग रखे तो नहीं पके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है केलों के पकानों में संतरों का कोई ना कोई रोल है। ठीक है, पड़ोसी इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट है भैया? जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही संतरे को देख के केले ने अपना रंग बदल लिया। ठीक है, कच्चा केला कैसा रहा होगा, हरे रंग का, और बाद में पीले रंग का हो गया। देखो H.H. कजिन कब 1910, देखो घटना कब हुई थी, 1910। कन्फर्म दैट एक वोलाटाइल सब्सटेंस निकलता है कहां से, पके हुए ऑरेंज, राइप्ड ऑरेंज, और यही बढ़ाता क्या, राइपनिंग ऑफ अनराइप बनाना। पता चला वो वोलाटाइल सब्सटेंस क्या है, इथाइलिन गैस या गैसियस पीजीआर। यहाँ कोई खास सवाल है नहीं, क्यों लिख लो, हो सकता पूछ ही ले। शुरू करें। पहली हेडिंग डालें ऑक्सिन। पहले ऑक्सिन पढ़ेंगे, फिर जिब्रेलिन, फिर साइटोकाइनिन, फिर इथाइलिन, फिर एबीए। सबसे ज्यादा इथाइलिन में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पूरा आधे से ज्यादा पेज उसी में है। हो गया। ऑक्सिन, पहले तो सब रटने वाले सवाल। टर्म ऑक्सिन किस भाषा का है? ये ग्रीक लैंग्वेज है, और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब होता है टू ग्रो, ग्रो करना। पहला सवाल। टर्म ऑक्सिन का मतलब ही है, इसमें कौन से केमिकल आते हैं, तो अभी पीछे बता के आए हैं, इंडॉल कंपाउंड या इंडॉल 3 एस्टिक एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IAA कहते। ये सब रटने वाले सवाल हैं। अभी दो तीन और रटने। पहला ऑक्सिन कहाँ से आइसोलेट किया गया, या ऑक्सिन सबसे पहले कहाँ से आइसोलेट किया गया, तो कहोगे ह्यूमन यूरिन से। पढ़ रहे हैं प्लांट हार्मोन और खोज रहे हैं ह्यूमन यूरिन में, चलो खैर मिल गया। दूसरा सवाल, तो जब ह्यूमन यूरिन में मिला तो वैज्ञानिकों के मन में दिमाग आया कि क्या ये प्लांट में मिलता ही नहीं है, तो इस कड़ी में इस हार्मोन को प्लांट में खोजा जाने लगा। तो जब प्लांट में खोजना शुरू किए तो कुछ हार्मोन मिले जो नेचुरल ऑक्सिन कहे गए, और बहुत सारे नहीं मिले जो यहाँ वहाँ सिंथेटिक हुए। तो जो ऑक्सिन हार्मोन है वो दो कैटेगरी का होता है, नेचुरल ऑक्सिन और सिंथेटिक ऑक्सिन। नेचुरल ऑक्सिन का मतलब ऐसा ऑक्सिन जो नेचुरली मिले, जैसे IAA मिला और IBA मिला। ठीक है, IAA और IBA इंडॉल एस्टिक एसिड एंड इंडॉल ब्यूटारिक एसिड, इस सुन लो, सब लिखा है। फिर आता है सिंथेटिक। सिंथेटिक में NAA नेफ्थलेन एस्टिक एसिड आती है, और 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड आता है। तो फिर क्वेश्चन जो याद रखने हैं, आपके सामने 4 लाइनें लिखी होंगी या कोई 2 शब्द लिखे होंगे, और पूछेगा इसमें से कौन नेचुरल ऑक्सिन है और कौन सिंथेटिक ऑक्सिन है। ये सब रटने वाले सवाल। अभी फंक्शन की कोई चर्चा नहीं है। क्या ऑक्सिन किस भाषा से आया? ग्रीक से आया। इसका क्या मतलब होता है? टू ग्रो होता है। ऑक्सिन किस शब्द किस पर अप्लाई कर रहे हो? तो IAA के लिए अप्लाई कर रहे हो। पहला कहाँ से निकाला गया? ह्यूमन यूरिन से निकाला गया। किस कैटेगरी के होते हैं? 2 कैटेगरी के होते हैं। 2 में एक कौन से होंगे? नेचुरल, और एक कौन से होंगे? सिंथेटिक या आर्टिफिशियल। नेचुरल में भी 2 एग्जाम्पल हैं और सिंथेटिक में भी 2 एग्जाम्पल है। पहले इतना लिखो।
बढ़ा बेटा। इधर देख लीजिए, पहला सवाल है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस कहाँ होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई प्राइमरी प्लांट स्ट्रक्चर है और ये जो हिस्सा है ये सूट टिप है और ये जो हिस्सा है रूट टिप, टिप कहो चाहे एपेक्स कहो। तो पहला सवाल ये है कि ऑक्सीजन कहां से प्रोड्यूस होते हैं। अभी लिखिए नहीं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाई, तो जो ग्रो करता हुआ एपेक्स होता है। अब ग्रो दो ही जगह हो रही है, सूट की टिप पर भी हो रही है और रूट की टिप। तो जो ग्रोइंग एपेक्स हैं या ग्रोइंग एपिसेज लिखा हुआ है, जो ग्रोइंग एपेक्स हैं, चाहे वो रूट का टिप हो चाहे वो सूट का टिप हो, यहीं से ऑक्सीजन बनेगा। और बन के देखो कहां जाता है। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन यहां सूट टिप पे बनेगा और ये नीचे जाके यहां मान लेते काम करेगा और यहां से फिर यहां जाएगा और यहां जाके काम करेगा। तो जब यहां ये काम करेगा तो यहां सेल डिवीजन सेल इलांगेशन करवाएगा, तो ये टिप यहां से यहां तक पहुंच जाएगी और यहां जब ये काम करेगा तो ये टिप यहां से यहां तक पहुंच जाएगी। तो ये वाली टिप ऊपर जाएगी और ये वाली टिप नीचे जाएगी। तो पहला सवाल ये है कि बनता कहां है। तो कहोगे सूट या रूट एपेक्स पर बनता है और फिर वहां से ट्रांसपोर्ट हो जाता है और जाके जहां काम करना है, तो जहां बनेगा उससे थोड़ा पीछे काम करता है और यहाँ की सेल का अगर इलांगेशन करवा देगा तो ये वाला हिस्सा यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ की सेल का इलांगेशन करा देगा तो ये वाला हिस्सा यहाँ पहुंच जाएगा। यहाँ भी ग्रोथ हो गई, यहाँ भी ग्रोथ हो गई। तो प्रोड्यूस बाई, तो क्या आंसर देंगे, ग्रोइंग सूट या रूट एपेक्स। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, ये ट्रांसपोर्ट होगा टू डिस्टेंट प्लेस फॉर फंक्शन। एक और अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि ये सीड है और सीड का जर्मिनेशन हुआ और निकल आया प्लम्यूल, निकल आया प्लम्यूल और निकल आया रेडिकल। लिख लेते हैं, ये मान लेते हैं रेडिकल है और ये मान लेते हैं प्लम्यूल है। अब ध्यान से सुनिएगा, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो जब ग्रेविटी नीचे की तरफ होगी तो जो ऑक्सीजन है वो कहां बनेगा और कहां इकट्ठा होगा, ये बताओ बस। तो भाई ऑक्सीजन यहां नीचे नीचे इस जगह क्या हो जाएगा, इस जगह इकट्ठा हो जाएगा। अब खास बात यह है कि जहां ऑक्सीजन इकट्ठा होता है वहां वो करेगा क्या। तो फर्क यह है कि अगर वो रेडिकल है तो जिधर इकट्ठा होगा उधर ग्रोथ कम कराएगा, तो इसका मतलब इधर की तरफ ग्रोथ ज्यादा होगी और ये नीचे की तरफ क्या कर जाएगा, घूम जाएगा। और जो प्लम्यूल होता है वहां जहां इकट्ठा होता वहां ग्रोथ ज्यादा कराएगा। अब यहाँ ग्रोथ ज्यादा होगी तो ये हिस्सा ऊपर क्या करेगा, घूम जाएगा। इसी नाते ये नीचे घूम जाता है और ये ऊपर घूम जाता है। तो अंतर समझिए, प्लम्यूल और रेडिकल में ऑक्सीजन जहां इकट्ठा होता है, अगर रेडिकल में जिधर इकट्ठा हुआ है उधर ग्रोथ कम कराएगा और स्टेम में जहां इकट्ठा हुआ वहां ग्रोथ ज्यादा कराएगा। यहाँ ग्रोथ कम कराएगा तो ये नीचे घूम जाएगा और यहाँ ग्रोथ ज्यादा कराएगा तो ये ऊपर घूम जाएगा। तो थोड़ी देर बाद रिजल्ट जो देखने को मिलेगा, ये धीरे धीरे किधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा और ये धीरे धीरे किधर चला जाएगा, ऊपर। बना लो जरा इतना। एनसीईआरटी में ऑक्सीजन के फंक्शन से जुड़े केवल 6-7 क्वेश्चन हैं।
और उसी 6-7 क्वेश्चन से आपका काम चलेगा। पहला सवाल ये है कि जितने भी ऑक्सीजन हैं, चाहे वो नेचुरल वाले हों चाहे वो सिंथेटिक, स्पेशली सिंथेटिक वाले ही, इनका बहुत बढ़िया इस्तेमाल है एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब खेती, ठीक है, फल सब्जियां वगैरह, और हार्टिकल्चर तो उसमें फूल वगैरह होते हैं, ठीक है। तो फल फूल की खेती में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो फल फूल की खेती में करते क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे रोज प्लांट होता है उसकी स्टेम कटिंग करते हैं और स्टेम को काट के कहीं लगाते हैं, वहां नया पौधा बन जाता है। तो अगर कम समय में ढेर सारे ज्यादा नए पौधे बनाना चाहते हो तो स्टेम कटिंग बहुत बढ़िया तरीका है। ऐसा कोई भी तरीका जिसमें कम समय में ज्यादा पौधे बनवाए जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से या स्टेम कटिंग से, इसको कहते हैं प्लांट प्रोपेगेशन। एक चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, पहले 12th वाली एनसीईआरटी में, वो चैप्टर हटा दिए, उसी में सब ये दिया हुआ था। फिर से सुनते हैं। जो फल फूल की खेती करने वाले किसान होते हैं वो चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा पौधे बने, तो ज्यादा से ज्यादा फूल होंगे तो ज्यादा ज्यादा बिक्री होगी। तो कम समय में ज्यादा पौधे बनेंगे कैसे, तो करेंगे टिश्यू कल्चर, या तो प्लांट प्रोपेगेशन का एक बेहतर तरीका है स्टेम कटिंग। स्टेम को काट लीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में और सबको मिट्टी में लगा दीजिए, और सब में अगर मान लेते ये स्टेम का टुकड़ा है, इसमें नीचे जड़ निकल आए तो जैसे नीचे जड़ निकल आएगी ऊपर लीफ निकल आएंगी और ये क्या हो जाएगा, नया पौधा हो जाएगा। तो ये काम कौन कराता है, ये काम ऑक्सीजन करवाता है। तो पहला सवाल, ऑक्सीजन का बड़ा बढ़िया इस्तेमाल एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर में करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में, हार्टिकल्चर में सबसे पहला स्टेम कटिंग देख लो। स्टेम कटिंग में रूट बनवाने की जिम्मेदारी किसकी है, तो आंसर देंगे क्या, ऑक्सीजन। अब जब रूट बन जाएगा तो नया पौधा भी बन जाएगा, तो क्या कर पाएंगे, कम समय में ज्यादा पौधे बना लेंगे, इसको कहते हैं प्लांट प्रोपेगेशन। तो कौन सा हार्मोन है जो प्लांट प्रोपेगेशन या स्टेम कटिंग में इन्वॉल्व है, तो आंसर क्या देंगे, ऑक्सीजन, पहला सवाल। दूसरा, फूल की खेती, अगर ऐसा कोई हार्मोन हो जो फ्लावरिंग बढ़ा दे, तो जब फ्लावर ज्यादा आएंगे तो फल भी तो ज्यादा होंगे, तो फ्लावरिंग किस में बढ़ा देता है, तो आंसर देंगे पाइन एप्पल में। पाइन एप्पल याद रखिएगा, पाइन एप्पल में फ्लावरिंग में 2 हार्मोन इन्वॉल्व हैं, एक ऑक्सीजन और आगे अभी मिलेगा इथाइलिन। दूसरा, तीसरा सवाल है कि मान लेते कोई फल और फूल किसी पेड़ पर लगे हुए हैं तो जल्दी ना गिरे, ये रोक देता है कि अर्ली ड्रॉप ना होने पाए किसी भी लीफ का या किसी भी फल का या किसी भी फ्लावर का। हाँ, पुराने जो फूल हों या पुरानी जो पत्तियां हो वो क्या कर जाएं, गिर जाएं, तो पुरानी पत्तियों को गिरा देगा, लेकिन नए पत्तियां, नए फल और नए फूलों को क्या करेगा, रोक लेगा। कौन, यही ऑक्सीजन। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा किस हार्मोन का खेती में बड़ा रोल है, तो 2 हार्मोन बताइएगा, एक ये बताइएगा, एक इथाइलिन बताइएगा, दोनों का बड़ा बढ़िया रोल है। इसका किसमें रोल समझ में आ गया, तो इसका रोल समझ में आ गया है प्लांट प्रोपेगेशन, जिसमें कम समय में ज्यादा पौधे बनाना। जैसे गुलाब की कलम जो है, जिसको कलम कहते हैं, या स्टेम कटिंग, उसमें क्या बना देगा, स्टेम। ये फ्लावरिंग कराएगा किसमें, पाइन एप्पल में, और जो पुराने वाले फल फूल पत्तियां होंगे उनको गिरा देगा और नए वाले फल फूल पत्तियों को पौधे पर रोक देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर यहां तक, इतना लिखो पहले यहां तक। एपिकल डोमिनेंस, देखो क्या समस्या खड़ी हो जाती है। इधर देखो, मान लेते हैं कि ये कोई प्लांट है और प्लांट में ये ब्रांचेज हैं और इसमें फ्लावर लगे हैं, तो
एक फ्लावर या बड यहाँ लगी है, एक फ्लावर या बड यहाँ है, ऐसे। इसमें से जो ये बड होती है इसको एपिकल बड कहते हैं, और जो ये बड होती है इसे एक्सिलरी बड या लेटरल बड कहते हैं। अभी पीछे आप पढ़ के आए हो क्या कि ऑक्जिन बनता कहाँ है, शूट टिप या रूट टिप। तो यहां से ऑक्जिन बनेगा इस जगह, और यहां से बन के ये नीचे आएगा, तो जहां जाएगा वहां देखो क्या काम करेगा, इस एक्सिलरी बड की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। तो जब ये ग्रो नहीं करेगी तो कौन ज्यादा ग्रो करेगा, एपिकल बड। तो ऑक्जिन हार्मोन का एक काम है, टिप से बनेगा, नीचे उतर के आएगा और जा करके किसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा, एक्सिलरी बड या लेटरल बड। तो किसकी ग्रोथ प्रमोट हो जाएगी, एपिकल बड की ग्रोथ प्रमोट हो जाएगी। इसी घटना को कहते हैं क्या, एपिकल डोमिनेंस। प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस। ये क्या है, तो जो ऊपर की एपिकल बड है वो इनहिबिट कर देगी ग्रोथ ऑफ लेटरल या क्या कहोगे, एक्सिलरी बड। और ये काम किसने कराया है, तो ये काम ऑक्जिन ने कराया है। तो इसका इफेक्ट कैसे हटाया जाए, इसका एक ही तरीका है कि अगर इस बड को तोड़ दिया जाए, यहां से इस जगह से काट के हटा दिया जाए, तो अगर इसको हटा दोगे तो इस घटना को कहते हैं डीकैपिटेशन। क्या कहते हैं, डीकैपिटेशन। तो अगर इसको आप रिमूव करोगे तो कौन ग्रो कर जाएगा, लेटरल बड या एक्सिलरी बड ग्रो कर जाएगा। तो एपिकल डोमिनेंस का इफेक्ट कैसे रिमूव करोगे, तो कहोगे डीकैपिटेशन। ये क्या है, रिमूव कर लेना है क्या, सूट की टिप को, तो ग्रोथ हो जाएगी क्या, लेटरल बड। इसका कब फायदा उठाएंगे, तो यदि चाहते हैं कि पौधे में एक्सिलरी बड ज्यादा बड़ी हो तो पौधा बहुत झाड़ीदार होगा, तो जो चाय के बागानों में ऊपर से पत्तियां तोड़ते रहते हैं, ऊपर से जितना पत्तियां तोड़ोगे उतना पौधा क्या होगा, लेटरल में ग्रो करता चला जाएगा। तो चाय के बागानों में, या चने का खेत देखे होंगे, चने का देखे होंगे, तो चने का जो छोटा सा पेड़ होता है उसकी एपिकल बड तोड़ दी जाती है। एपिकल बड जब तोड़ देंगे तभी तो लेटरल ब्रांचेस बड़ी होंगी। तो चने की खेती में भी ये इस्तेमाल होता है, इवन चाय की खेती में भी ये इस्तेमाल होता है। या ऐसा कोई भी स्थिति जहां आप झाड़ीदार पौधा बनाना चाहते हैं तो ऊपर की टिप क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए, तो साइड क्या कर जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल होता है किसमें, टी प्लांटेशन या किसमें, हेज मेकिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एपिकल डोमिनेंस का। सिर्फ 3 क्वेश्चन है। जब कभी एपिकल बड की ग्रोथ लेटरल बड की ग्रोथ को इनहिबिट कर दे तो क्या कहोगे, एपिकल डोमिनेंस। कौन कराएगा, ऑक्जिन ही करवाएगा। ऊपर से निकलेगा, नीचे उतर के आएगा, इनहिबिट कर देगा। एक क्वेश्चन। इसका असर कैसे हटाओगे, एक ही तरीका है, ऊपर की बड हटा दो। तो जब ऊपर की बड हटा दोगे तो वहां से ऑक्जिन आना बंद हो जाएगा, तो लेटरल बड क्या कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। कहाँ बढ़िया इस्तेमाल करोगे, तो चाय की खेती में, या अगर कहीं झाड़ीदार आपको पौधा बनाना है तो इसका इस्तेमाल करोगे। लिखो, अब सुने ध्यान से। ऐसी कोई भी प्रोसेस जिससे सीडलेस फ्रूट बनाया जाए, उसमें सीड या बीज ना मिले, उसको पार्थिनोकार्पी कहते हैं। तो पार्थिनोकार्पी एक फिनोमेना है जिसमें फल बनाते हैं क्या, बिना फर्टिलाइजेशन के, और तभी वो क्या हो जाता है, सीडलेस हो जाता है। तो सीडलेस फ्रूट बनवाने में किस हार्मोन का रोल है, तो आंसर क्या देंगे, ऑक्जिन का रोल है। अब सीडलेस फल कौन सा बनवाओगे, तो कई हैं, जैसे यहाँ एनसीईआरटी में टोमेटो लिखा है, लेकिन सिर्फ टोमेटो ही नहीं है, इसके अलावा जैसे अंगूर है उसमें भी तो सीडलेस होना चाहिए। बहुत सारे पौधे फल हैं जो सीडलेस किए गए हैं। अच्छा, बनाना नेचुरल सीडलेस है, उसको किया नहीं गया, वो नेचुरली है। तो 2 प्रकार की पार्थिनोकार्पी होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से ही फल में बीज ना हो और आप कोई दवा छिड़काव करके उसमें से सीड गायब कर दें,
तो जिसमें गायब किए गए, जैसे टोमेटो में गायब किए गए, तो क्या हो गया, सीडलेस टोमेटो हो गया। बैंगन में भी तो बहुत सारे सीड होते हैं, वो भी सीडलेस मार्केट में आने लगा है। पपाया अब सीडलेस आने लगा है। तरबूज भी धीरे धीरे क्या आ जाएगा, सीडलेस आ जाएगा। तो ऐसी किसी घटना को क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी। तो एक सवाल, कौन सा हार्मोन है जो पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करेगा? आंसर क्या देंगे, ऑक्जिन। स्पेशली एनसीईआरटी में लिखा है क्या, टोमेटो, तो टोमेटो याद रखिएगा। कल को ग्रेप आएगा तो ग्रेप याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सवाल, आखिरी फंक्शन, एक ऑक्जिन है जिसका नाम 2,4-D है और 2,4-D का खेतों में छिड़काव किया जाता है। काहे के लिए, खरपतवार नाशक। तो खरपतवार अगर खत्म करोगे उसको वीडीसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, वीडीसाइड। तो इसका वीडीसाइड या खरपतवार को हर्ब भी कहते हैं, तो हर्बिसाइड भी कह सकते हो। तो किसान अपने खेतों में 2,4-D का स्प्रे करता है जिससे खरपतवार खत्म हो जाए, फसल ना खत्म हो। खरपतवार के साथ फसल भी खत्म हो जाए, ऐसे थोड़े करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, आराम से बताइएगा, किस फसल में 2,4-D का छिड़काव हुआ? तो ध्यान से सुने क्या है, ये कौन सी खरपतवार गायब करता है, मोनोकाट वाले कि डाइकाट वाले? किसमें, डाइकाट कि मोनोकाट? ये डाइकाट खरपतवार को समाप्त करता है, मोनोकाट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। आप आराम सुनिएगा, धान का खेत है उसमें खरपतवार आ गए तो आप T4D का छिड़काव कर दीजिए, धान मोनोकाट का है उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आलू का खेत है और उसमें 2,4-D का छिड़काव कर दिए, तब क्या होने वाला है, आलू डाइकाट है और ऐसी डाले दवा जो डाइकाट को निपटाती है, तो आलू निपट जाएगा और खरपतवार बच जाएंगे। तो खरपतवार कौन सा है, डाइकाट का है कि मोनोकाट? अगर फसल डाइकाट होती है तो खरपतवार मोनोकाट होते हैं, और फसल मोनोकाट होती तो खरपतवार डाइकाट। घर में जो लान है उसमें जो घास लगाओगे वो कौन सी है? अच्छा, डाइकाट घास लगाओगे, वाह भाई वाह। अरे दूब घास लगाओगे, और दूब घास कौन सी होती है, मोनोकाट होती है। और अगर उसमें कोई खरपतवार उगेगा तो डाइकाट होगा। तो कौन सा छिड़काव करेंगे, 2,4-D। 2,4-D किसको मार देगा, डाइकाट वीड को मार देगा, और किसको प्रभाव नहीं डालेगा, मोनोकाट। तो किसमें इस्तेमाल करेंगे, मोनोकाट। अगर फसल में डाइकाट खरपतवार आ गए हैं तो इस्तेमाल किसका करेंगे, डाइकाट मारने के लिए, किसका, 2,4-D। देखो, ऑक्जिन इंड्यूस करेगा क्या, पार्थिनोकार्पी। कहा हमने एक लिख दिया बढ़ा के, ग्रेप्स, और ये है कैसी, आर्टिफिशियल, और क्या बना दोगे, सीडलेस। ऑक्जिन एक कौन सा, 2,4-D। यूज होगा क्या, हर्बिसाइड। अगर हर्बिसाइड ना मिले तो ये भी लिख सकते हो, वीडीसाइड। और किसको मार देगा, हर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको मारेगा, डाइकाट वीड को। किसको नहीं मारेगा, मैच्योर मोनोकाट प्लांट। इसी नाते इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रिपेयर वीड फ्री लान बाई गार्डनर। ये रटने वाले सवाल। ऑक्जिन कंट्रोल करेगा जाइलम डिफरेंशिएशन और क्या, सेल डिवीजन। एक शब्द याद रखिएगा, सूट और रूट। टिश्यू कल्चर में दो चीजें शामिल की जाती हैं, ऑक्जिन और साइटोकाइनिन। तो सूट कौन बढ़ाएगा, साइटोकाइनिन, और रूट कौन बढ़ाएगा, ऑक्जिन। अगर कहीं रूट निकलवानी है तो क्या इस्तेमाल करो, ऑक्जिन। सी से सूट और सी से साइटोकाइनिन, एस से ना याद रखिएगा, सी से सूट और सी ही से क्या, साइटोकाइनिन। तो अपने आप जो बचा वो क्या है, ऑक्जिन। कौन रूट बढ़ाएगा, कौन सूट बढ़ाएगा, तो क्या कहोगे, साइटोकाइनिन सूट बनवाएगा और ऑक्जिन रूट बनवाएगा। एनसीईआरटी ओपन करो।
चलो बाकी रह गया, अच्छा अभी लिख लेना। चलो टिक करो, ये पहली लाइन टिक करो। ऑक्जिन कहां से आया? देखो ज्यादातर शब्द लैटिन ओरिजिन के होते हैं। ये क्या है? हाँ ये, और इससे पहले कौन सा ग्रीक मिला था? एक और पढ़ चुके हो ग्रीक इससे, इससे पहले ग्रीक सही है। टर्म ग्लाइकोलिसिस में भी लिखा था, नहीं लिखा था? और ये देखिए जरा चेंज है स्पेलिंग, बेटा ध्यान रखिएगा। AUXEIN है और यहाँ क्या है? INS। इसका मतलब ग्रो। ये पहले आइसोलेट किया गया कहां से? ह्यूमन यूरिन। टर्म ऑक्जिन किसको अप्लाई करता है? बातचीत न करो भाई, अब चाहे नेचुरल हो चाहे सिंथेटिक। दे आर जनरली प्रोड्यूस बाय, हाईलाइट कर लो, ग्रोइंग एपिसेज, चाहे स्टेम का हो चाहे रूट। और ये वहां से दूर चले जाएंगे, कहां? जहां उनको क्या करना होगा? काम। ऑक्जिन लाइक IAA और IBA ये आइसोलेट हुए कहां से? प्लांट से, मतलब ये नेचुरल हो गए। लेकिन NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D क्या हैं? सिंथेटिक ऑक्जिन। सारे ऑक्जिन कहाँ यूज होते हैं? एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर। ये टिक कर लो। ये इनिशिएट करते हैं रूटिंग इन स्टेम, कटिंग। इसी नाते इनका बड़ा बढ़िया इस्तेमाल है किसमें? प्लांट प्रोपेगेशन, कम समय में ज्यादा पौधे बनाना। ऑक्जिन प्रमोट करेगा फ्लावरिंग किसमें? पाइन एप्पल में। ये प्रिवेंट करेगा क्या? फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप, कहाँ? अर्ली स्टेज। लेकिन प्रमोट कर देगा किसको? एब्सिशन का मतलब गिर जाना, किसका? पुरानी मेच्योर पत्तियां और पुराने क्या? फल। मतलब नए फल फूल पत्तियों को रोकेगा और पुराने फल फूल पत्तियों को गिरा देगा। इन मोस्ट हायर प्लांट जो ग्रोइंग एपेक्सेज हैं, इन मोस्ट हायर प्लांट जो ग्रोइंग एपिकल बड है वो इनहिबिट करेगी क्या? ग्रोथ ऑफ लेटरल या इसी को एक्सिलरी बड। और इस फिनोमेना को कहते क्या है? एपिकल डोमिनेंस। कह रहा रिमूव कर दो क्या? सूट की टिप। तो घटना का नाम डिकैपिटेशन। और इससे क्या होगा? ग्रोथ किसकी? लेटरल बड। इस डिकैपिटेशन का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया जाता है कहाँ? टी प्लांटेशन, चाय के बागानों में, या कहाँ? हेज मेकिंग। करेक्ट। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? तो व्हाई आप बता दीजिए। बड आपने रिमूव कर दिया है, वहां से ऑक्जिन आएगा नहीं तो इनहिबिट होगा नहीं। ये उसी डायग्राम बना है। ऑक्जिन इंड्यूस क्या? पार्थिनोकार्पी। किसमें? यहां सिर्फ टोमेटो लिखा है, इसका मतलब सीडलेस फ्रूट बनाना। इसका इस्तेमाल करोगे एज ए हर्बिसाइड जैसे 2,4-D। किसको मारने के लिए? डाइकाट वीड को। लेकिन किसको नहीं प्रभावित करेगा? मोनोकाट प्लांट, वो भी कैसा? मैच्योर। इसी नाते जो गार्डनर है इसका इस्तेमाल करते हैं मेक वीड फ्री लॉन। ऑक्जिन कंट्रोल करेगा जाइलम डिफरेंशिएशन और हेल्प करेगा क्या? सेल डिवीजन। जिब्रेलिन कहानी बहुत लिखी है, पहले सुनेंगे। पहला सवाल ये है कि लगभग 100 या उससे ज्यादा जिब्रेलिन अलग अलग से क्या किए? आइसोलेट किए गए। या तो किसी फंजाई से मिले होंगे या तो किसी प्लांट से। और इनका नाम GA1, GA2, GA3 ऐसे बहुत सारे नाम रख दिए गए। क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से सबसे मेन पहला डिस्कवर्ड कौन सा है? तो आंसर देंगे GA3, ये रटना है। फिर सवाल आता है कि जिब्रेलिन हार्मोन या जिसका दूसरा नाम जिब्रेलिक एसिड है, इसका प्लांट पर असर क्या है? तो जो एक मेन असर आपको याद रखना है वो है लंबाई बढ़ाना। एक्सिस की लंबाई बढ़ाएगा। अब एक्सिस की लंबाई बढ़ाता है तो उसका फिर इस्तेमाल कहीं ना कहीं कर लेंगे। जैसे अंगूर की जो बेल है,
जिसको ग्रेप स्टाक कहते हैं, अंगूर की बेल, उसकी लंबाई बढ़ाना है तो उस पर किसका छिड़काव कर दीजिए, जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर दीजिए। या जो गन्ना है, शुगर केन, जो गन्ना है शुगर केन, अगर गन्ना छोटा छोटा होगा तो उसमें शुगर का कंटेंट क्या होगा, कम, और अगर गन्ना बड़ा बड़ा होगा तो शुगर कंटेंट क्या होगा, ज्यादा। तो किसान का उत्पादन अगर गन्ने का बढ़वाना चाहते हो तो क्या करो, जिब्रेलिन का छिड़काव कर दीजिए, जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर दीजिए। गन्ने से मिलता है क्या, शुगर, और उसी से बनती है अल्कोहल, गन्ने के रस से ही अल्कोहल बनती है। प्रोसेस कौन सी होती है, तो प्रोसेस होती है माल्टिंग, और कहाँ होती है, ब्रीवरी इंडस्ट्री, अल्कोहल बनाने वाली इंडस्ट्री को ब्रीवरी इंडस्ट्री कहते हैं। तो ब्रीवरी इंडस्ट्री में माल्टिंग की जो प्रोसेस है उसको कौन इंड्यूस कर देगा, तो आंसर क्या देंगे, जिब्रेलिन। फिर से सुनिए, रटने वाले सवाल हैं, खूब क्वेश्चन आ रहे हैं। 100 या 100 से ज्यादा जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड आइसोलेट किए गए हैं, प्लांट से भी और फंजाई से। नाम GA1 2 3 4 कुछ भी रख लो, इसमें से मेन कौन सा है, GA3 है। सारों का नेचर एसिडिक होता है। रियल में इनका असली काम क्या है, लंबाई बढ़ाना, एक्सिस की। जब एक्सिस की लंबाई बढ़ाएंगे तो इसका इस्तेमाल करो। जैसे अंगूर की बेल की लंबाई बढ़ानी है तो भी इस्तेमाल कर लीजिए। गन्ने में जो स्टेम होता है उसी में तो शुगर केन में जो शुगर स्टोर है स्टेम में होती है। तो अगर गन्ने की लंबाई बढ़ा दो, स्टेम की लंबाई बढ़ा दो, तो शुगर कंटेंट क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उत्पादन क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले इतना देखते हैं, अभी लिखिएगा नहीं, सुनिएगा। देखो पहले तो सब रटने वाले सवाल हैं कि किस लगभग कितने, तो कहोगे 100 से ज्यादा। निकाले गए कहां से, तो या तो फंजाई से या तो हायर प्लांट से। इनके नाम क्या रखे गए, तो GA1 2 3 4 कुछ भी रख लो, ये टिक कर लो। GA3 या जिब्रेलिक एसिड ये फर्स्ट डिस्कवर्ड जिब्रेलिन है, और सारे जिब्रेलिक एसिड क्या होते हैं, एसिडिक। ये चारों रटने वाले सवाल हैं, अभी लिख लेना। फिर आता है जिब्रेलिन का काम, तो काम देखो, इसका रियल काम यही है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ एक्सिस, ये इसका रियल काम है। और अगर ये लंबाई बढ़ाता है तो इसका इस्तेमाल करो लंबाई बढ़ाने में, किसकी, अंगूर के बेल की, ठीक है। ये लंबाई बढ़ाएगा तो फ्रूट की भी लंबाई, उसको क्या लिखा है, काजेज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलांगेट। अब ऐसा तो है नहीं कि सेब लंबा लंबा केले जैसा हो जाएगा, मतलब बढ़ेगा और उसका एक शेप हो जाएगा निश्चित। तो एप्पल टू इलांगेट और इम्प्रूव इट्स शेप। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, जिब्रेलिन को स्प्रे करेंगे किसके ऊपर, शुगर केन पर, और क्या बढ़ा देगा, लंबाई बढ़ा देगा, और लंबाई बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा। एक डाटा एनसीईआरटी में लिखा है कि लगभग 20 टन पर एकड़। अब ये कैसे पता चला पता नहीं। दो और रटने वाले सवाल हैं, एक ये सवाल है और एक ये सवाल है। जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड डिले करते हैं क्या, सीनेसेंस। ये काम की बात जरा सुन लो। जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसा फल सब्जी खेत में उत्पादित हुई है, जैसे टमाटर ही ले लेते हैं, और अगर सारे टमाटर एक ही दिन पक जाएं या 2-3 दिन के अंदर पक जाएं तो किसान क्या करेगा, उसको उसी 2-3 दिन में वो सारे टमाटर मार्केट में बेचने पड़ेंगे। और जब मार्केट में बहुत ज्यादा टमाटर चले जाएंगे तो उनका रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि ऐसा कुछ कर दिया जाए कि मान लेते पेड़ में 100 टमाटर लगे हैं तो 10 आज पके तो 10 आज बेचो, फिर 10 कल पके तो 10 कल बेचो, तो 10-15 दिन बेचेगा तो ज्यादा पैसा कमाएगा। तो देखिए हो क्या रहा है, ये सेनीसेंस को डिले करता है। तो जो फल और फूल पेड़ पर लगे हैं उनको गिरने से रोकता है। अगर गिरने से रोकेगा तो फल फूल पेड़ पर लगे रहेंगे तो मार्केट पीरियड क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इनकम क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिर से सुन लेते हैं। ये सेनीसेंस को डिले करता है,
फल और फूल को गिरने से रोकता है कि फल और फूल पेड़ पर ज्यादा देर बने रहें। तो ज्यादा देर बने रहेंगे तो मार्केट पीरियड बढ़ जाएगा, तो उससे मार्केट पीरियड बढ़ने से उसकी इनकम क्या करेगी, बढ़ जाएगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। जिब्रेलिन डिले करेगा क्या, सेनीसेंस, तो फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन ट्री लॉन्गर, तो क्या बढ़ जाएगा, मार्केट पीरियड। ये रटना है। ये यूज करते हैं स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस, वो अल्कोहल बनाने में। कौन सी इंडस्ट्री, ब्रीविंग इंडस्ट्री। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन सुन लीजिए फिर लिखिएगा। जिबरेलिन का असली काम है लंबाई बढ़ाना, 4 बार बोल चुके हैं। अब लंबाई किसकी बढ़ाएंगे, स्टेम की या एक्सिस की कह सकते हो। तो जैसे अंगूर के बेल की लंबाई बढ़ाओ, शुगर केन के स्टेम की लंबाई बढ़ाओ, दोनों में उत्पादन बढ़ जाएगा। ये मेन काम। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है ये सेनीसेंस को डिले करेगा। तो किसी भी पेड़ पर जो फल और फूल लगे हैं जिनको मार्केट में जाना है, अगर वो उस पर रुके रहेंगे तो उनकी मार्केट वैल्यू क्या रहेगी, बची रहेगी। और अगर सारे एक दिन गिर गए तो किसान को उसी दिन सब क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लिख लो। 2 लाइनें और सुन लीजिए, बस एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी में 2 लाइनें और ये लिखी हैं कि जब हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, और जिम्नोस्पर्म में एक वैरायटी होती है कोनीफर। जिम्नोस्पर्म में एक वैरायटी होती है कोनीफर, याद है थोड़ा बहुत प्लांट किंगडम। उसकी लीफ याद होना चाहिए। लीफ में संकेन स्टोमेटा होता है, थिक क्यूटिकल होता है, निडल लाइक लीफ होती है, ऐसा सब होता है। सरफेस एरिया कम होता है, वाटर इवापोरेट ना हो। तो जो कोनीफर होते हैं उनके जो सीड होते हैं वो मार्केट में बिकते हैं। जैसे चिलगोजा सुने हैं, चिलगोजा, तो चिलगोजा पाइनस का सीड है, ठीक है, और पाइनस कोनीफर है, मार्केट में बिकता है। अब सुन लीजिए काम की बात। तो मार्केट में अगर किसी कोनीफर का सीड बिक रहा है तो इसका मतलब उसकी खेती की गई होगी। तो जब खेती करते हैं तो उसके ऊपर जिब्रेलिन का छिड़काव करते हैं। जिब्रेलिन क्या करता है, उसका मैच्योरिटी पीरियड बढ़ा देता है, तो सीड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और ज्यादा सीड का प्रोडक्शन जल्दी होगा तो मार्केट में जल्दी आएगा और चिलगोजे बिकेंगे। तो जो चिलगोजा है, क्या चिलगोजा नहीं बोला जाता है, चिलगोजा ही बोलते हैं। तो जो चिलगोजा है वो वास्तव में पाइनस का सीड है। पाइनस साइकस होते नहीं है। तो जिम्नोस्पर्म में कुछ वैरायटी होती है जिनको कोनीफर कहते हैं। तो जो कोनीफर हैं उनका जो सीड है वो मार्केट में बिकता है, तो बिकेगा तो खेती करनी पड़ेगी। तो उसके ऊपर किसका छिड़काव करेंगे, जिब्रेलिक एसिड का। और जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करेंगे तो मैच्योरिटी पीरियड बढ़ा देंगे, तो सीड प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन। दूसरा, इधर देखो जरा, ये मान लेते स्टेम है, बेटा बातचीत ना करो, और ये नोड है और ये इंटर नोड है। यहां से लगी है लीफ, ऐसे लीफ लगी है, यहां से भी लीफ लगी है। अगर ये घेरा लगा हो तो इसको रोजेट हैबिट कहते हैं। इसको जैसे मान लेते ये नोड है, सब जगह ऐसे ऐसे लगी है, ठीक, और ये बीच में जगह क्या है, इंटर नोड। तो ये करता क्या है, इंटर नोड की लंबाई बढ़ा देता है। तो इंटर नोड की लंबाई बढ़ेगी तो पौधे की लंबाई, इसका मेन काम लंबाई बढ़ाना है, पहले बता दिए थे। इंटरनोडल इलांगेशन कर देगा प्रायर टू फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के पहले। तो फ्लावरिंग के पहले इंटरनोड की लंबाई बढ़ाएगा, इसको बोल्टिंग कहते हैं। तो ये माल्टिंग और बोल्टिंग घुमा फिरा करके सिर्फ एक काम कर रहा है, लंबाई बढ़ा रहा है बस। यहाँ किसकी लंबाई बढ़ा रहा है, इंटरनोड की लंबाई बढ़ा रहा है, खासकर उसमें जिसमें रोजेट हैबिट पाई जाती है। जैसे इसमें बीट चुकंदर है, तो ये देखो लिखा हुआ है जिब्रेलिन। अगर स्प्रे कर दिया जाए किसके ऊपर, जुवेनाइल कोनीफर, तो ये हाइस्टन करेगा क्या, मैच्योरिटी पीरियड, तो अर्ली सीड क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन। जिब्रेलिन प्रमोट करेगा बोल्टिंग। बोल्टिंग किसमें, बीट में या कैबेज में या मेनी प्लांट विद रोजेट
हैबिट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंटरनोडल इलांगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग। तो जिब्रेलिन अगर आपको याद रखना है तो सिर्फ एक लाइन याद रखेंगे, लंबाई बढ़ाना। अब कहाँ कहाँ लंबाई बढ़ी? तो अंगूर के बेल की लंबाई बढ़ी, शुगर केन स्टेम की लंबाई बढ़ी, यहाँ इंटरनोड की लंबाई बढ़ी। ठीक है, 2-3 स्पेशल काम है, ये माल्टिंग कराएगा, ये बोल्टिंग कराएगा, ये स्पेशली याद रखिएगा। ठीक है, और कौन सा स्पेशल काम? हाँ, वो स्पेशली है कि सेप ऑफ एप्पल को क्या करेगा, मतलब जो सेब मार्केट में बिक रहा है वो बढ़िया बड़ा सा हो, अच्छा सा हो, उसके सेब को कौन इंप्रूव करेगा? यही जिब्रेलिन। पढ़ो एनसीईआरटी। अच्छा लिख लो। हाँ, जिब्रेलिन एक और प्रमोटिंग पीजीआर है, कहोगे हाँ। कितने मिले? 100 या 100 से ज्यादा मिले। कहां से? ये हाईलाइट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। कहां से मिले? फंजाई या एल्गी एंड हायर प्लांट मत लगा देना। किससे मिले? फंजाई एंड हायर। इनके नाम GA1 2 3 4 पता नहीं कितने रख दिए। जो GA3 है वही क्या है? फर्स्ट जिब्रेलिन टू बी डिस्कवर्ड। सभी GA क्या होते हैं? एसिडिक। दे प्रोड्यूस ए वाइड रेंज फिजियोलॉजिकल रिस्पांस इन द प्लांट। पहला ये लाइन टिक कर लो। इनके पास योग्यता है कि बढ़ा देंगे क्या? लेंथ इन एक्सिस। इसी नाते इसका फिर क्या करोगे? इस्तेमाल कहाँ करोगे? इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक। पहला सवाल। जिब्रेलिन करेगा क्या? फ्रूट लाइक एप्पल टू इलांगेट। तो सेब बढ़ के केले जैसा नहीं हो जाएगा, रहेगा सेबी जैसा। इंप्रूव इट्स शेप। ये डिले करेंगे क्या? सेनेशन। ये दूसरा इंपॉर्टेंट काम। जब डिले करेंगे तो फ्रूट लेफ्ट ऑन ट्री फॉर लॉन्गर, तो क्या बढ़ जाएगी? जीए का इस्तेमाल स्पीड अप करते हैं क्या? माल्टिंग प्रोसेस। किसमें? ब्रीविंग इंडस्ट्री। शुगर केन, गन्ने का जो पौधा है, वो स्टोर करेगा क्या? कार्बोहाइड्रेट एज ए शुगर इन स्टेम। फिर टिक कर लो। स्प्रे कर लो शुगर केन क्रॉप को, किससे? जिब्रेलिन। तो बढ़ जाएगा क्या? लेंथ ऑफ स्टेम। तो बढ़ जाएगा क्या? यील्ड। कितना बढ़ जाएगा? फिर स्प्रे कर दो किसके ऊपर? जुवेनाइल कोनीफर। तो बढ़ जाएगा क्या? मैच्योरिटी पीरियड। तो फिर क्या मिलेगा? अर्ली सीड प्रोडक्शन। ठीक है। जिब्रेलिन आल्सो प्रमोट क्या? बॉल्टिंग। अब बॉल्टिंग क्या है वो ब्रैकेट में लिखा है, किस में करेगा? बीट में, कैबेज में, या मेनी प्लांट विद रोजेट हैबिट। और इंटरनोड का इलांगेशन जस्ट प्रायर फ्लावरिंग। हेडिंग डालें साइटोकाइनिन। चलो भैया आप लिख ही लो। साइटोकाइनिन। सुने, पहला सवाल यह है कि साइटोकाइनिन का नाम साइटोकाइनिन क्यों है? तो ऐसा कोई भी केमिकल जो साइटोकाइनेसिस को इफेक्ट करता हो उसका नाम क्या रखोगे? साइटोकाइनिन। लिखते चलो हमारे साथ। ए स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन, कहां? साइटोकाइनेसिस। पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि साइटोकाइनिन डिस्कवर किस फॉर्म में हुए थे? तो साइटोकाइनिन के फॉर्म में डिस्कवर नहीं हुए हैं, डिस्कवर एज काइनेटिन। जैसे कहोगे काइनेटिन वैसे पूछेगा ये क्या है। तो अभी पीछे बता के आए हैं क्या है ये? डेरिवेटिव है एडेनिन या प्यूरिन।
एडेनिन या प्यूरिन। वैसे वैज्ञानिकों ने पूछा कहां से भैया आइसोलेट किए थे? फ्राम। तो फ्राम पे रुक जाओ, जरा एक चीज समझ लो। यदि कभी किसी का ऑपरेशन हुआ होगा तो ऑपरेशन थिएटर में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम ऑटोक्लेव होता है। ऑटोक्लेव एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बहुत हाई टेम्परेचर होता है और उसमें जितने इंस्ट्रूमेंट है उनका स्टरलाइजेशन कहता है, जिससे कोई इन्फेक्शन ना होने पाए, हाई टेम्परेचर होता है। तो ध्यान सुनिएगा, इसको कहां से खोजा गया? तो एनसीईआरटी में लिखा है ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। ऑटोक्लेव्ड का मतलब ऑटोक्लेव किया हुआ, हेरिंग क्या है? एक फिश का नाम है, उसके स्पर्म के डीएनए से। डीएनए से क्यों? डीएनए में ही क्या मिलेंगे? प्यूरिन। तो कहां से निकला है? ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। और हेरिंग एक फिश है। दूसरा सवाल, इसका मतलब यह हुआ कि काइनेटिन नॉट फाउंड नेचुरली इन प्लांट। भाई खोजे कहां से? एनिमल से खोजे। तो क्या प्लांट में है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक मानने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक साइटोकाइनेसिस बढ़ाने वाले केमिकल को ढूंढ रहे हैं। कहां? प्लांट में। मिल कहां रहा है? एनिमल में। और ढूंढ कहां रहे हैं? प्लांट में। तो ढूंढते 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 उनके हाथ में लग गया जिएटिन। कहां से? दो जगह से मिला, कॉर्न के कर्नल से और कोकोनट के मिल्क से। कहा इसके अंदर साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करने की एक्टिविटी है। तो किसकी खोज बेटा की जा रही है? सर्च कर रहे हैं। नेचुरल साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग केमिकल, इसको खोजा जा रहा है। तो क्या मिल गया? इसी खोज में मिल गया जिएटिन। ऑब्टेन जिएटिन। और कहां से मिला? कॉर्न लिखते चलो। कहां से मिला? कार्न कर्नल। ये कार्न कर्नल क्या है? तो जो मक्का होता, मक्के का जो दाना होता है वो बिल्कुल कच्चा हो, इतना कच्चा हो कि उसको अगर प्रेस करें तो उसके अंदर व्हाइटिश मटेरियल निकले, उसी को कहते हैं क्या? कार्न। और कोकोनट में भी तो होता है तो उसको कोकोनट कर्नल कहते हैं, और व्हीट में होता है तो उसको व्हीट कर्नल कहते हैं। जब इसकी खोज हो गई तो मेनी अदर केमिकल आइडेंटिफाई हो गए जो प्रमोट कर रहे थे साइटोकाइनेसिस। तो जब मिल गए कि हाँ प्लांट में पाए जाते हैं, तो कहां पाए जाते हैं? तो कहा गया कि जो नेचुरल साइटोकाइनिन है वो पौधे में उस जगह मिलेगा जहां ग्रो हो रही होगी, मतलब जहां सेल डिवीजन हो रहा होगा, साइटोकाइनेसिस हो रही होगी। वो सूट टिप हो सकता है, वो रूट टिप हो सकता है, एपेक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आखिरी जो सबसे काम रटने वाला सवाल, नेचुरल साइटोकाइनिन प्रोड्यूस एट
ग्रोइंग एपेक्स, अब वो चाहे रूट एपेक्स हो चाहे सूट हो। और क्या बढ़वाएगा? सेल डिवीजन। क्या बेटा? ग्रोइंग एपेक्स चाहे वो सूट हो चाहे रूट हो। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत। अब साइड में लिखिए इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन। टिश्यू कल्चर टेक्निक में कैलस से जब प्लांट बनवाया जाएगा तो हमको सूट भी बनवाना होगा, रूट भी बनवाना होगा। सूट बनाना चाहते हो तो क्या बढ़ा दो? साइटोकाइनिन बढ़ा दो। और अगर रूट बनवाना चाहते हो तो ऑक्सिन बढ़ा दो। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर ये ग्रोइंग एपेक्स पे है, मान लेते यहाँ पर है, और नया सूट बनवाएगा, तो अगर नया सूट बनवाना है तो फिर पत्तियां बनवानी पड़ेंगी। तो सबसे पहला काम ये न्यू लीफ का फॉर्मेशन करवाएगा। अब अगर पत्तियां बनवाएंगे तो पत्तियों के अंदर क्या होगा? मीजोफिल सेल, और मीजोफिल सेल के अंदर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट की सिंथेसिस करवानी पड़ेगी। तो न्यू लीफ फॉर्मेशन और क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन करवाएंगे पहला। अब जब नई पत्ती बनेगी तो साथ में नई बड भी तो बनेगी। तो नई बड को कहते हैं सूट बड फॉर्मेशन। सूट बड फॉर्मेशन करवाएगा, स्पेशली जो लेटरल वाली बड है। देखिए दो बड होती है, एक बड यहाँ होती है, इसको एपिकल बड कहते हैं, एक यहाँ होती है, इसको लेटरल। तो ये लेटरल बड बनवाएगा। लेटरल बड बनवाने का मतलब है एपिकल डोमिनेंस का विरोध करेगा। मतलब क्या है? एपिकल डोमिनेंस का विरोध करेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा एपिकल डोमिनेंस का इफेक्ट कौन खत्म करेगा? तो आंसर क्या देंगे? साइटोकाइनिन करेगा। ठीक है, एक लाइन यहाँ स्पेशल लिखी है, एडवेंटिशियस सूट फॉर्मेशन। ये एडवेंटिशियस क्या होता है? तो एडवेंटिशियस शब्द का मतलब होता है कहीं और से बनवा देना, सूट नई जगह से बनवा देना। तो एडवेंट, जैसे ध्यान सुनिएगा, जैसे आलू ले लीजिए, आलू स्टेम है, वहां से बड बनवाएगा अलग। रूट भी तो है, जैसे शकरकंद ले लीजिए, और शकरकंद तो रूट है, और अगर वहां से बड बन जाए, वहां से नया पौधा बन जाए, इसको एडवेंटिशियस सूट फॉर्मेशन कहते हैं। ब्रायोफिल्लम का नाम सुने हो? ब्रायोफिल्लम एक पत्ती है, उस पत्ती से नया पौधा निकल आता है। तो अगर नया पौधा किसी ऐसी जगह से निकल आया जहां से नहीं निकलना चाहिए, उसको एडवेंटिशियस कहते हैं। तो ये एडवेंटिशियस फॉर्मेशन कराएगा, किसका? सूट का। ये एपिकल डोमिनेंस को क्या कराएगा? रिमूव कराएगा। एक आखिरी सवाल इधर देखिए, जैसे मान लेते ये कोई प्लांट है, उसमें ये एक पत्ती ये लगी है और एक पत्ती ये लगी है। तो नीचे वाली पत्ती पुरानी होगी, ऊपर वाली पत्ती नई होगी। एक समय आएगा कि ये लीफ गिर जरूर जाएगी। आप सोचो, जब ये लीफ यहां से गिर जाएगी तो कुछ ना कुछ तो न्यूट्रिएंट इसके साथ चले ही जाएंगे ना। पौधा बड़ी मुश्किल से यहां से एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिएंट लाया था, ये पत्ती बनाई गई थी, उसमें न्यूट्रिएंट यूज किए गए थे। आज ये पत्ती पौधे से अलग होने वाली है, तो उसी के साथ न्यूट्रिएंट चले भी तो जाएंगे। तो एक व्यवस्था की गई यहाँ, पत्ती गिरे इससे पहले इसके सारे न्यूट्रिएंट छीन लिए जाएं और किसको दे दिया जाए? नई पत्ती को दे दिया जाए। अब जाओ, बुढ़ऊ मरने वाले हैं, सारा छीन लो, मरना तो है ही, बिल्कुल वही हाल है। तो यहाँ न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन कराया जाता है।
अब जब न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन कर देंगे तो ये पत्ती थोड़ा देर में गिरेगी और उन न्यूट्रिएंट को किसको दे देंगे, नई पत्ती को दे देंगे। तो ये अच्छा सवाल है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन एंड डिले लीफ सेनिसेंस कौन कराएगा, आंसर क्या देंगे, साइटोकाइनिन। काम सिर्फ 3 याद रखिएगा, क्या क्या करता है, तो कहोगे नई पत्ती बनवाता है, क्लोरोप्लास्ट बनवाता है, एडवेंटिशियस सूट फॉर्मेशन करता है, और क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस का विरोध करता है क्योंकि लेटरल बड की ग्रोथ को प्रमोट करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये काम क्या है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करता है और डिले करता है किसमें, लीफ सेनिसेंस। लिख डालिए। फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन। जरा एनसीईआरटी खोल लीजिए। फॉर्मेशन करेगा नई पत्ती का, फॉर्मेशन करेगा क्लोरोप्लास्ट का, खास बात नहीं। लेटरल सूट कहो या एडवेंटिशियस सूट फॉर्मेशन करवाएगा, एंड कर सकते हैं। किसके इफेक्ट को खत्म करेगा, किसके इफेक्ट को, एपिकल डोमिनेंस के। और न्यूट्रिएंट का क्या कराएगा, मोबिलाइजेशन। एक सवाल जरा बता दो, ऑक्जिन और साइटोकाइनिन आपस में एंटागोनिस्टिक है कि सिनर्जिस्टिक है, तो ग्रोथ करवाने में सिनर्जिस्टिक है, दोनों ग्रोथ करवाते हैं, लेकिन एपिकल डोमिनेंस में एंटागोनिस्टिक है, तो ये एंटागोनिस्टिक है। एंटागोनिस्टिक इन एपिकल डोमिनेंस। भाई एक कह रहा हम एपिकल डोमिनेंस बढ़ाएंगे, सेनिसेंस, SENESCENC। एक कह रहा हम एपिकल डोमिनेंस बढ़वाएंगे और दूसरा कह रहा एपिकल डोमिनेंस घटाएंगे, तो एक दूसरे के क्या हो गए, विरोधी हो गए। देखो साइटोकाइनिन का इफेक्ट है कहाँ, साइटोकाइनेसिस, ये हाईलाइट कर लो। इसकी डिस्कवरी किस फॉर्म में हुई, काइनेटिन। और काइनेटिन क्या है, एडेनिन या प्यूरिन। और कहाँ से हुई, ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म DNA। काइनेटिन नहीं पाया जाएगा कहाँ, प्लांट में। तो खोज करो नेचुरल सब्सटेंस जो साइटोकाइनिन बढ़ाता हो। तो पता चला मिला क्या, जिएटिन। और मिला कहाँ से, कार्न के कर्नल और कोकोनट के मिल्क से। डिस्कवरी जब जिएटिन की हो गई तो ऐसे मिलते जुलते बहुत सारे क्या मिल गए, साइटोकाइनिन मिल गए। कुछ सिंथेटिक में मिले जिनका सेल डिवीजन में बड़ा रोल था। नेचुरल साइटोकाइनिन क्या करेंगे, तो कहोगे वहां बनेंगे जहां तेजी से क्या हो रहा हो, सेल डिवीजन हो रहा हो, चाहे वो रूट का टिप हो, चाहे वो सूट का बड हो, चाहे फ्रूट हो। इसका काम क्या है, तो बनाना है नई पत्तियां। ये अच्छा सवाल है, नई पत्तियां बनाएंगे और फिर क्या बनाना पड़ेगा, क्लोरोप्लास्ट भी तो बनाना पड़ेगा। लेटरल सूट ग्रोथ और एडवेंटिशियस सूट फॉर्मेशन, स्टेम में ऊपर पत्तियां निकाल दिया, ठीक है। साइटोकाइनिन हेल्प टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। आखिरी ये प्रमोट करेगा क्या, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। तो डिले करेगा क्या, लीफ सेनेसेंस। बस 2 हार्मोन रह गए हैं, आधे घंटे इसमें लगेगा, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। बस आज इतना ही।